जब भिक्षा लेने का टाइम आता था तो वो हर घर से भिक्षा नहीं लेते थे। अच्छा, यहाँ भी इंट्यूशन काम करती थी। कोई किसी दूसरे की इंट्यूशन को कैसे रीड कर सकता है? मैंने पूछा भी कि आपकी मदर को इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो शी वाज सरप्राइज। उनकी मदर को चेस्ट में कैंसर की इशू था। हम लोग केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे थे एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड। टिकट्स बुक हो गई, होटल बुक हो गए, एवरीबडी वाज एक्साइटेड। 2 दिन बाद न्यूज में आता है कि मैं उसी एपिसोड की बात कर रही हूँ जब केदारनाथ में बहुत भयंकर जो बाढ़ आई थी। आज पत्थर से बात करने का एक टास्क दे दिया, अच्छा, आज फूलों से बात करने का एक टास्क दे दिया। बुरा किस्सा हुआ था एमपी बरेली डैम में, जी। जहाँ पर नाव पलट रही थी और इतने सारे लोगों का वहाँ एक्सीडेंट हुआ। इस तरह के एक्सीडेंट होने से पहले जो जैसे आप हैं या और एक्सपर्ट्स हैं, क्या इंट्यूशंस के जरिए हम उसे पता नहीं कर सकते? और बच्चे का, और वो पिक्चर वाकई हिलाने वाला था। तो ऐसे कंडीशंस में इस तरह के एक्सीडेंटल जो डेथ्स होती हैं, इनकी सोल को अगर हम समझने की कोशिश करें, क्या इमोशंस रहते होंगे एक सोल के उस दौरान? लाइव बता रहे थे उस सेशन में, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। मेरे पानी अब मेरे सिर के ऊपर से आ गया है, मैं डूब रहा हूँ, मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा है। अगर हम पास्ट लाइफ में कहीं अटक गए तो हमें वापस कौन लेके आएगा? मतलब लाइव इंटरनेट के जरिए भी सेशन हो सकता है, या ये सेफ है वाकई? ऐसा भी बोला जाता है कि जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, जो डिपार्टेड सोल्स होती हैं, वो थोड़ा और टाइम हमारे साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो जब ह्यूमन फॉर्म अवेलेबल नहीं होती है तो वो पेट्स की फॉर्म में हमारे लाइफ में आते हैं। अच्छा, और स्पेशली वो हमारी लाइफ में जब पास्ट लाइफ देखनी शुरू करता है क्लाइंट, तो सबसे पहले उनको एक एनर्जी की फॉर्म में किसी के आसपास होने का आभास होता है। तो उनको ये गाइडेड मेडिटेशन में ही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस एनर्जी के आप पास जाइए, इनकी आंखों में देखिए और इस एनर्जी को। स्वागत है मैम आपका STS में। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो एकदम बढ़िया। आई एम वेरी गुड। तो आज जैसे कि हम इंट्यूशंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर PLR के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इंट्यूशन क्या होता है? ये एक फीलिंग, क्योंकि हमें सुनाई तो देता है, गट फीलिंग्स ही हमें महसूस होती है, बट वो एनर्जी हमारी ही कोई एनर्जी है, कोई साइंस है, क्या है ये? जी। सो सबसे पहले तो इंट्यूजन है क्या? बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो ये हमारी अंतरात्मा है। ठीक, ठीक है, इट्स लाइक अ गॉड गिफ्ट। हर किसी के अंदर होती है इंट्यूजन। ठीक है। और जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो जो चीज़ आपको बार बार फील होती है, हो सकता है वो रियलिटी से थोड़ी अलग भी हो, वो हमारी इंट्यूशन होती है, जिसे हम गट फीलिंग भी बोल देते हैं। पहले मैं इसका थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल पे बात करूँगी। जी। बहुत टाइम पहले आपने देखा होगा, पुराने टाइम में ऋषि मुनि जो होते थे, वो आभास से, इंट्यूजन से सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसे परख लेते थे। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो थॉट्स होते हैं वो हमारे गट में आते हैं। ठीक है, फिर वो गट से ट्रैवल करके हमारे हार्ट चक्रा तक आते हैं, हमारे थ्रोट चक्रा तक आते हैं, और फिर हम उसे मुंह से एक्सप्रेस करते हैं। तो जो ऋषि मुनि होते थे, इतनी तपस्या करते थे वो, दैट वाज द रीज़न कि उन्हें आभास शक्ति उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती थी। तो सामने वाला क्या बात करने वाला है, पहले उन्हें उस चीज़ का एहसास हो जाता था। और इसके साथ एक चीज़ और बताऊंगी कि जब भिक्षा लेने का टाइम आता था तो वो हर घर से भिक्षा नहीं लेते थे। अच्छा, यहाँ भी इंट्यूशन काम करती थी। ऐसे कैसे? देखिए, ऐसा माना जाता है कि जिस भी इंसान से आप भिक्षा लेते हो, आप उनके कष्ट ले लेते हो और आप अपने पुण्य उनको दे देते हो। अच्छा, तो यही रीज़न था कि जन कल्याण के लिए साधु लोग अपनी इंट्यूशन से ये परखते थे कि किस इंसान को उस पुण्य की ज़रूरत है, और वो उसी घर से भिक्षा लेते थे। ओहो, अच्छा। तो ये तो एक हो गया स्पिरिचुअल एंगल। हाँ, अब जैसे आपने पूछा कि इसका तथ्य क्या है, हाँ। तो साइंस पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो ऐसा मान लीजिए, सबसे पुराना हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसे हम अपना एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। सो एज आई सेड, हमारे गट के अंदर ये एक सेकेंड ब्रेन के जैसे काम करता है। ठीक। 100 मिलियन से ज़्यादा नर्व सेल सिर्फ हमारे गट में इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का काम करते हैं, और जिसे हम सिर्फ एक वहम मान के इग्नोर करते हैं, वो एक्चुअली एक न्यूरोलॉजिकल साइन है जो हमारी बॉडी हमें देती है। राइट। राइट, और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ समझना भी ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली।
सो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि जो केतु डोमिनेंट पर्सनालिटीज होती हैं या जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं उनकी इंट्यूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अच्छा। बट मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी है अपनी इंट्यूजन को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने की, चाहे वो किसी भी ज़ोडिएक को बिलोंग करे। सिर्फ ज़रूरत होती है अपनी इनर वॉइस को सुनने की, उसे पहचानने की और उस पर काम करने की। तो ये हर कोई फील कर सकता है, राइट? और लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अरे ख्याल तो मन में आते ही रहते हैं, तो अब किस ख्याल को पकड़ें किस ख्याल को ना पकड़ें, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने जैसे कि यहाँ शेयर की कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इंट्यूशंस के ज़रिए ही ये जान लेते थे कि किसको हमारी पुण्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? अगर इसी के साथ ही अगर हम बॉडी को खुद एक तरह से लिविंग सेंसर मान सकते हैं इसको, कि हम एक लिविंग सेंसर है हमारे अंदर। एग्जैक्टली ये लिविंग सेंसर क्यों है, इसके पीछे का भी एक रीज़न है। क्योंकि जैसे एक सेंसर रिएक्ट करता है ना किसी चीज़ को, ऐसे हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स देती है, रिएक्शंस देती है। तो कुछ एक ऐसे रिएक्शन है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहला रिएक्शन होता है फिजिकल रिएक्शन। आपको किसी जगह जाकर ना बहुत सुकून मिलेगा, ऐसी ठंडक महसूस होगी, आपको गूज बम्प्स भी हो सकते हैं। या अगर कुछ नेगेटिव फील होता है ना तो आपको सबसे पहले रेस्टलेसनेस फील होगी, एक चेस्ट में हैवीनेस फील होगी, राइट? आपको लगेगा कोई चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, राइट? फिर कुछ एनर्जेटिक साइंस भी होते हैं जो हमारी बॉडी ही हमें देती है इंट्यूजन के थ्रू। लोग अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए बहुत शांत जगह जाते हैं, राइट? लेकिन फिर भी कभी कभी उन जगह पर भी उन्हें वो सुकून नहीं मिल पाता। उनको अंदर ही अंदर एहसास होने लग जाता है इस चीज़ का, और वो हो सकता है अपना प्लान कैंसिल करके जल्दी अपना ट्रिप कैंसिल करके वापस आ जाते हैं। तो ये एनर्जेटिक फीलिंग है जो हमें इंट्यूजन के थ्रू ही मिलती है। सो ऐसे बहुत सारे साइंस हैं जिसके थ्रू हम इंट्यूजन को समझ सकते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है, हर इंसान का ट्रस्ट लेवल अलग है, हर इंसान की एक्सेप्टेंस अलग है, अवेयरनेस अलग है। अच्छा रश्मि जी, ये भी जानना चाहूँगी कि जो इंट्यूटिव रीडिंग होती है आखिर होती क्या है, और ये सामान्य इंट्यूशन से कितनी अलग होती है? मतलब आप कैसे इसको रीड कर लेते हो? कोई किसी दूसरे की इंट्यूशन को कैसे रीड कर सकता है? जी, सो इंट्यूटिव रीडिंग है क्या? आप ये मान के चलिए कि ये एक रेडियो के जैसा है जिसका सिग्नल तो बिल्कुल परफेक्ट है, बट कई बार एज आई सेड डाउट की वजह से, उसको वहम मान के, ओवर थिंकिंग मान के, इतनी सारी हम लेयर्स लगा देते हैं ना उसके ऊपर, हम राइट फ्रीक्वेंसी को कैच नहीं कर पाते। जो गाइडेंस हमारी इंट्यूशन हमें देना चाहती है, हम कहीं ना कहीं उस गाइडेंस को रोक देते हैं। सो इंट्यूटिव रीडिंग है उसी गाइडेंस को उसी फ्रीक्वेंसी के थ्रू कॉन्शियसली कनेक्ट करना, उस एडवाइस को लेना और सामने वाले को गाइड करना। कैसे आप करते हो इसको, थोड़ा सा ये बताइए। आपको एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ। सो मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जो अपनी मदर के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी। सो मैंने उनसे पूछा कि अगर उनके पास उनकी मदर की कोई बिलोंगिंग है तो वो मुझे दे। सो उन्होंने एक रिंग पकड़ाई अपनी मदर की, और जैसे ही मैंने उसे टच किया, जो सबसे पहला एक विजुअल मुझे आया वो था एक हॉस्पिटल बेड का। अच्छा। हाँ जी। और साथ ही साथ मुझे अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड में एक हैवीनेस फील होने लग गई। तो ये चीज़ें मैंने उनके साथ शेयर की। मैंने पूछा भी कि आपकी मदर को इस एरिया में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो शी वाज सरप्राइज्ड एंड शी सेड यस, उनकी मदर को चेस्ट में कैंसर की इशू था। एंड इस तरीके से इंट्यूजन मेडिकल डायग्नोसिस में भी काम करती है। तो बहुत सारे टूल्स भी हैं जिसको आप इंट्यूजन के साथ जोड़ के रीडिंग कर सकते हो, जैसे टेरो कार्ड रीडिंग हो गया, पेंडुलम डाउजिंग हो गया। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज होती हैं उनका जो बेस है वो कहीं ना कहीं इंट्यूजन ही है। जी, राइट। क्योंकि इंट्यूजन के जरिए ही वो जानने की कोशिश करते हैं ना कि सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है, राइट, या उन्हें क्या अनुभव हो। उनके अंदर से एक आवाज़ आनी शुरू होती है ना। सपोज टू भी आप एक्सपर्ट हो, आप अब मैं कुछ अगर जानना चाहूँ तो आपके अंदर वो इंट्यूशंस आने शुरू हो जाएंगे जो मुझे गाइड कर सकें। राइट। अच्छा, इसको सुनने के बाद कुछ सवाल जैसे मेरे मन में कि काफ़ी कुछ नया सा ये अनुभव हो रहा है कि आप कैसे उसको रीड करते हो, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? वो कहाँ से होता है? क्या वो इंटरनल होता है, बाय बर्थ होता है, या वो सीखना पड़ता है?
आपने क्लेयरवॉयंस वर्ड ज़रूर सुना होगा। क्लेयर मीन्स क्लियर गाइडेंस। बेसिकली ये इंट्यूजन का एक हायर वर्जन होता है। आप बहुत ज़्यादा जब अपनी इनर वॉइस को ध्यान से सुनते हो, ऑब्जर्वेशन जब आपकी बहुत अच्छी होती है, तो आपको विजुअल्स की फॉर्म में चीज़ें दिखने लग जाती है। तो कुछ लोगों को साउंड की फॉर्म में भी गाइडेंस मिल सकती है, वो लोग क्लियर ऑडियंट होते हैं। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें टच करके महसूस होने लग जाती हैं, क्लियर सेंटिएंट होते हैं। तो इस तरीके से आपको किसी भी फॉर्म में आभास हो सकता है, और आप उसको समझ के उन सिग्नल्स को डिकोड करके जब सामने वाले को एक गाइडेंस देते हो, तो इस तरीके से उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उस गाइडेंस के थ्रू। आपको कब लगा कि आपकी जर्नी, अगर मैं शुरुआत कहूँ, क्योंकि इसको समझना, वही वही मैंने कहा ना कि बाय बर्थ था ये, या आपने इसको सीखा है? देखिए, मुझे नहीं पता ये मेरे अंदर बाय बर्थ था या नहीं, बट जब मैंने एक्सपीरियंस किया तब मैंने इसको माना। कहते हैं ना कि जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। नहीं। तो मुझे याद है बैक इन 2012-13 हम लोग केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे थे, एंड मी एंड माय फ्रेंड्स, एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड। टिकट्स बुक हो गई, होटल बुक हो गए, एवरीबडी वाज एक्साइटेड। लेकिन आप मानिए, जाने से 2 दिन पहले आई स्टार्टेड फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कोई चीज़ है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, कोई चीज़ मुझे मना कर रही है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। और जैसे जैसे हमारे जाने की डेट नज़दीक आने लगी है, फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गई। सो आई शेयर्ड इट विद माई फ्रेंड्स। एज यूजुअल दे सेड, नहीं तुम्हारा वहम है, तुम्हारा मन ही नहीं होगा जाने का। बट सम हाउ आई कन्विंस्ड देम। और 2 दिन बाद न्यूज़ में आता है कि, मैं उसी एपिसोड की बात कर रही हूँ जब केदारनाथ में बहुत भयंकर जो बाढ़ आई थी। तो उस एपिसोड के बाद, उस न्यूज़ के बाद मेरे फ्रेंड्स का ही मेरे पास कॉल आ रहा है, थैंक यू आपने इस चीज़ की वजह से हम आज घर बैठे बहुत सेफ हैं, और there is some power who has saved us. So that power was nothing bigger but my own inner voice. तो उस दिन के बाद मैंने कभी अपनी inner voice को अनसुना नहीं किया। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे सबसे पहले फील होता है उसको ज़रूर सुनूं। And I worked on my intuition, और मैं इंट्यूटिव रीडिंग अब करती भी हूँ और लोगों को इंट्यूशन सिखाती भी हूँ। तो आप सिखाते भी हो। अच्छा, सिखाना तो फिर एक अलग बात है। उसके लिए भी क्या चुनना पड़ता है, जैसे कि कौन अच्छा सीखेगा, आप उसका चुनाव कैसे करते हो? देखिए, इट्स एन ओपन फॉरम। यहाँ पर कोई चुनाव करके नहीं डिसाइड कर सकते कि इनके ऊपर काम किया जा सकता है, इनके ऊपर नहीं। लर्निंग इज ओपन टू एवरीवन, राइट? सो वी स्टार्ट विद बेसिक, एंड सबसे पहली क्लास में तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक छोटा सा टास्क देती हूँ कि आप ऑब्जर्व करिए जिस रूम में आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं। यू हैव टू ऑब्जर्व एनी 4 or 5 ऑब्जेक्ट्स जो आज तक आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किए हों। एंड दे गेट सो सरप्राइज कि जहाँ इतना टाइम स्पेंड करते कभी हमने नोटिस नहीं किया। सो वी स्टार्ट विद सच एक्टिविटीज़, वेरी बेसिक एक्टिविटीज़, एंड उसके बाद कुछ मेडिटेशंस भी होती हैं। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दैट इज़ त्राटक ध्यान। तो इंट्यूजन सीखने का एक ही फंडा है कि आप अपने आप को स्टिलनेस में लेके आओ। जितना आप बाहर के शोर को कम करोगे, आप अपने अंदर के आत्मा के साथ, अपनी वॉइस के साथ कनेक्ट करते जाओगे। सो इट रियली हेल्प्स। मैं बाकी लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि त्राटक ध्यान इज़ वन सच टेक्निक, और मेडिटेशन जितना हो सके, नेचर वॉक आप जितनी कर सके। सो वी स्टार्ट विद दिस, एंड थियोरेटिकल भी होते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, और प्रैक्टिकली भी कराया जाता है। आज पत्थर से बात करने का एक टास्क दे दिया, अच्छा, आज फूलों से बात करने का एक टास्क दे दिया। सो दैट्स हाउ, एंड जिस तरीके से आंसर्स आते हैं कई बार मुझे ही हैरानी हो जाती है। सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली कंडक्ट दीज सेशंस। इट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग कि आप पत्थर से भी बात कर सकते हो। मतलब आप नॉन लिविंग हर एक चीज़ से आप महसूस कर सकते हो उसकी एनर्जी को और समझ सकते हो, राइट? देखिए, साइंटिफिकली आपने एक टर्म सुनी होगी, साइकोमेट्री। इसके पीछे की भी साइंस इंट्यूजन ही है। चीज़ों से बात करना, उनसे कनेक्शन बनाना। सो इट्स समथिंग सिमिलर। ओके, अच्छा, इसी बात से मुझे ये, जैसे कि आपने
केदारनाथ त्रासदी की बात की और अभी हाल ही में एक बहुत बुरा किस्सा हुआ था एमपी बरेली डैम जी। में, जहाँ पर नाव पलट गई थी और इतने सारे लोगों का वहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो क्या इतने लोग वहाँ थे, उनमें से किसी को इस तरह का इंट्यूशन नहीं हुआ होगा, या कोई इस तरह के एक्सीडेंट होने से पहले, जो जैसे आप हैं या और एक्सपर्ट्स हैं, क्या इंट्यूशंस के ज़रिए हम उसे पता नहीं कर सकते? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर के साथ ये बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं हर एक्सीडेंट को इंट्यूशन से रोका जा सके। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ऐसे दुखद घटनाओं में भी हुँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको पहले ही कुछ गलत फ़ील होना शुरू हो गया होगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हुँ, हो सकता है उन लोगों ने पहले ही अपने प्लान कैंसल कर दिए हो हुँ, और आज वो अपनी फैमिली के साथ सेफ हैं। हुँ, उन्होंने भी वो न्यूज़ देखी होगी एंड दे हुँ, मस्ट हैव थैंक्ड गॉड। मेरे एक्सपीरियंस से सिमिलर एक्सपीरियंस उनको हुआ होगा। हुँ। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको उस बोट में बैठने के बाद कुछ ऑफ अनुभव हुआ होगा। अनुभव हुआ होगा, बट बाय देन इट वाज टू लेट। तब तक हुँ, वो कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ फील ही ना हुआ हो या हुँ, उन्होंने कोशिश ही ना की हो अपनी हुँ, इनर वॉइस को सुनने की। तो इस ऐसे हादसों के पीछे कारण चाहे जो भी हो, लेकिन जिन फैमिली मेंबर्स ने अपनों को खोया है, वो जो दर्द से गुजरे हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। राइट। बाद में सभी ये बोलते हैं कि काश वो उस बोट पर ना गए ना गए होते। होते। राइट। राइट। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो मत आप जाओ। अपने मत जाओ और हुँ, अपनी इनर वॉइस की सुनो। पोस्टपोन कर सकते हो आप। हुँ, देखो, जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। राइट। इसके साथ साथ मैं आपको एक और साइंटिफिक एस्पेक्ट बताना चाहूँगी कि देयर इज़ अ बुक आई रिमेंबर, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ फियर। जिस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपनी गट फीलिंग से आने वाले खतरे को डिटेक्ट कर सकते हो। हुँ, सो इट्स ऑल साइंटिफिक, जिसे हम वहम मान लेते हैं, ओवर थिंकिंग मान लेते हुँ, हैं, घर वाले सोचते नहीं है तो ऐसे ही बोल रहा है। हुँ। देयर इज़ अ बिगर साइंस बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। हमें उसे समझने की ज़रूरत है, एब्सोल्युटली। राइट। इसी के साथ ही अगर हम बात करें, जैसे इसी दौरान, इसी किस्से के दौरान एक पिक्चर बहुत वायरल हुआ था माँ और बच्चे का, और वो पिक्चर वाक़ई हिलाने वाला था। मतलब आप सोचिए कि मृत्यु के बाद भी उस औरत के हाथ जो हैं वो अपने बच्चे को पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे और छूटे नहीं थे। तो ऐसे कंडीशंस में इस तरह के एक्सीडेंटल जो डेथ्स होती हैं, इनकी सोल को अगर हम समझने की कोशिश करें, पीएलआर को समझने की कोशिश करें, तो क्या सिचुएशन रहते होंगे? क्या इमोशंस रहते होंगे एक सोल के उस दौरान? देखिए, जो पिक्चर आपने देखी वो मैंने भी देखी थी और वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं थी। उसके पीछे का दर्द, एक माँ की अपने बच्चे को आखिरी सांस तक बचाने की हुँ, कोशिश, एक हेल्पलेसनेस, एक अधूरी कहानी। तो पीएलआर के पर्सपेक्टिव से जब भी लोगों की किसी ना किसी इंटेंस इमोशन के साथ डेथ होती है, हुँ, तो वो इमोशन वहीं तक नहीं रहते हैं। वो इमोशन उस सोल की मेमोरी बन जाती है अच्छा। और वो मेमोरी, वो सोल अपने आने वाले जन्मों में कंटिन्यू रखती है। हुँ, यही कारण होता है कि आप देखेंगे उनकी प्रेजेंट लाइफ में कोई बड़ा रीज़न है ही नहीं, हुँ, लेकिन वो बिना वजह के एंग्शियस फील करेंगे, बिना वजह के, कहते हैं ना, पॉसेसिवनेस। हुँ, कुछ माँ होती हैं जो, जनरली सभी माँ अपने बच्चों के लिए बहुत पॉसेसिव होती हुँ, हैं, लेकिन कुछ एक का जो पॉसेसिवनेस होता है, जो लेवल होता है थोड़ा पॉसेसिवनेस का, ज़्यादा वो होता है। थोड़ा ज़्यादा होता है। हुँ, अगर आप इसको कनेक्ट करें पास्ट लाइफ से, तो ऐसी कुछ घटना ज़रूर रिलेटेबल होती है। तो देखिए, पीएलआर को करने का पर्पस सिर्फ एक मूवी की तरह क्लाइंट को पास्ट लाइफ दिखाना नहीं होता है। हुँ, पर्पस होता है उनके पेन को रिलीज़ करना। हुँ, तो सुपर कॉन्शियस स्टेट में ही उनको उनकी क्लेंजिंग की जाती है, उनकी हीलिंग की जाती है और कुछ दिनों बाद वो एक्सपीरियंस करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हुँ। हद तक ठीक हो जाती है। तो इस तरह का कोई केस आपके सामने आया जहाँ आपके किसी क्लाइंट की एंग्ज़ायटी पीएलआर के ज़रिए दूर की गई हो, या उनका जो प्रॉब्लम है, पेन है, उसे दूर किया गया हो? जी, आई रिमेंबर एक क्लाइंट थे जिनको पानी से बहुत डर लगता था, अच्छा। हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं। हुँ, एंड जब भी स्विमिंग करने की ट्राई की, नहीं कर पाए। हुँ, पानी के पास जाते थे तो एंग्जाइटी होती थी। ओके। तो डॉक्टर को भी दिखाया, ऐसा कोई रीज़न ही समझ में नहीं आया। देन फाइनली ही बुक्ड अ सेशन विद मी और जब हमने सेशन किया,
तो जो रिवील हुआ वो उनके लिए भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। उन्होंने भी बताया कि उनकी डेथ बोट में गिरने से हुई है, और सारा जो भी एक्सपीरियंस उनका था वो बहुत एक्टिवली बता रहे थे, लाइव बता रहे थे उस सेशन में कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है, मेरे पानी अब मेरे सिर के ऊपर से आ गया है, मैं डूब रहा हूँ, मेरी हेल्प के लिए कोई नहीं आ रहा है। सो इनफैक्ट वो सेशन में रोए भी, तो इस लेवल तक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो जाता है कई बार सेशंस में। एंड एज अगेन आई सेड कि उनका सोल लेवल पर हीलिंग किया गया, एंड आफ्टर सम डेज ही शेयर दिस रिव्यू कि मैम अब मैं बहुत अच्छे से स्विमिंग भी करता हूँ और मुझे एंग्जाइटी का भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऐसा भी रहता है जैसे पीएलआर को लेकर भी कई कन्फ्यूजन सा रहता है लोगों को कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपने पास्ट लाइफ के बारे में बता सकता है और पीछे जा सकता है। जैसे इंट्यूशन को लेकर ही हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, ऐसी पीएलआर को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो कौन से मिथ हैं जिन्हें आज आप क्लियर करना बहुत ज़रूरी समझते हो? जी, देखिए किसी भी मोडालिटी को ट्राई करने से पहले ना उसके बारे में अफ़वाह या मिथ्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मेरे पास भी ऐसे कुछ क्लाइंट्स आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथ्स लेकर। तो जो सबसे पहली मिथ लोगों के अंदर होती है कि मैम अगर हम पास्ट लाइफ में कहीं अटक गए तो हमें वापस कौन लेके आएगा। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पास्ट लाइफ में फिजिकली कोई नहीं जा रहा है, आप किसी पास्ट डायमेंशन में नहीं जा रहे हो, यू आर वेरी मच इन योर होम, इन योर रूम, ऑन योर बेड, टेकिंग द सेशन वेरी कंफर्टेबली। सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करके सब कुछ आपके सबकॉन्शियस के थ्रू किया जा रहा है। तो आप अटक भी जाते हो या किसी रीज़न से वो सेशन इंटरप्ट हो जाता है। यूजुअली ऑनलाइन सेशन में ऐसा 1-आधा% हो सकता है जब इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्टर्प्ट हो जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि थेरेपिस्ट की आवाज़ क्लाइंट को आनी बंद हो जाएगी और वो 1-2 मिनट बाद अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। अच्छा, सो वी कैन कंटिन्यू अगेन विद द सेशन। ओके। तो कोई भी पास्ट लाइफ में पहली बात तो अटकता नहीं है। ओके, सो जो दूसरे मिथ है वो सुन के मुझे भी हंसी आती है काफ़ी। क्लाइंट बोलते हैं कि मैम आप तो हमें सम्मोहित कर देंगे, तो हो सकता है आप कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हमसे पूछ लें। तो ऐसे कि मैं आपसे कोई आपका अकाउंट या पासवर्ड नहीं पूछने वाली हूँ। सो हाउ दिस इज़ डन, आपको सम्मोहित नहीं किया जाता है, आपके कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स किया जाता है और सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव किया जाता है। बट उस टाइम भी इसको हम टेक्निकल लेवल में लैंग्वेज में थीटा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ओके, ठीक है, जहाँ पर एक क्लाइंट इतना रिलैक्स्ड होता है कि वो पास्ट मेमोरीज को एक्सेस कर पाए, बट इतना एक्टिव भी होता है कि उन्हें सुनाई देता है क्लियरली क्या पूछा जा रहा है, एंड दे हैव दिस फ्रीडम टू चूज व्हाट टू शेयर एंड व्हाट नॉट टू शेयर। सो ये चीज़ के लिए तो निश्चिंत रहे कि आपसे कोई आपके पासवर्ड या गर्लफ्रेंड का नाम और ऐसी चीज़ें नहीं पूछने वाला। ओके। तो अगर किसी की इच्छा है कि वो जानना चाहता है कि उसकी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, तो ये बहुत इजी टास्क है एक तरह से, बट हमें खुद को तैयार करना होगा। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि जब ऑनलाइन सेशन चल रहा होता है तो कभी कभी इंटरनेट अगर कट हो जाए तो बाई चांस आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तो मतलब लाइव इंटरनेट के ज़रिए भी सेशन हो सकता है, या ये सेफ़ है वाक़ई, या फिर आपके पास आकर ही अगर सेशन लिया जाए तो वो ज़्यादा सेफ़ और बेटर है? देखिए पहली बात तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि पीएलआर सेशन ऑनलाइन भी हो सकते हैं। इनफैक्ट मेरे जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सेशंस होते हैं वो ऑनलाइन ही होते हैं। तो वो सेफ़ रहते हैं ऑनलाइन? बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, और मैं इतना कन्विक्शन के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ ही बता रही हूँ। जब क्लाइंट मेरे सामने भी होते हैं, इन पर्सन सेशन भी लेते हैं, तो मैं उनसे 2 फीट का डिस्टेंस बना के अपना प्रोटोकॉल फॉलो करती हूँ। इट्स अ नो टच थेरेपी बेसिकली, जहाँ पर क्लाइंट सामने है, फिजिकली सामने या स्क्रीन के ऊपर है, डजंट मैटर। सिर्फ ऑनलाइन सेशन में एक चेकलिस्ट क्लाइंट को भेज दी जाती है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट के पास हेडफोन होने चाहिए ताकि वो सभी इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली सुन पाए। एक डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेशन के बीच में फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं, चाय कॉफ़ी पूछ रहे हैं। सो दे हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर डेकोरम, और बहुत कंफर्टेबली ऑनलाइन सेशंस हो जाते हैं एंड बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि
कुछ एरियाज में हो सकता है ये थेरेपी अवेलेबल ना हो, सो उस केस में ऑनलाइन सेशन लेना बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, एंड देर आर ओनली फ्यू थेरेपिस्ट हु डू दिस ऑनलाइन, मी बीइंग वन ऑफ देम। ओके, तो ऑनलाइन भी आपसे मतलब इस थेरेपी को लिया जा सकता है। जी। लेकिन व्यक्ति को कब ये समझना है कि मुझे इस थेरेपी की ज़रूरत है वाक़ई? मतलब क्यों कोई पीएलआर कराएगा? क्यों कोई इंट्यूशन तो चलिए ठीक है, आपने कहा कि हमें अपनी इनर वॉइस को समझना होगा और उस पर आप काम करो, त्राटक के ज़रिए काम करो, आप थोड़ा योग करो तो ध्यान बढ़ेगा, आपकी बाहर की शोर है वो ख़त्म होगी। तो लेकिन अगर कोई पीएलआर कराने की इच्छा ही क्यों मन में आई और क्यों उसे कराना चाहिए? देखिए, पीएलआर वो लोग कराते हैं जो सब चीज़ें ट्राई कर चुके होते हैं पहले। उनको लगता है कि ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है जिसकी वजह से वो कोई इशू फेस कर रहे हैं। जैसे एंग्जाइटी का मैं जैसे एग्जांपल दिया, या पॉजेसिवनेस का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रस्ट इश्यूज का एग्जांपल ले लेते हैं, जो रिलेशनशिप में आजकल बहुत ज़्यादा है। रिपीटेडली उनको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं मेरे रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं, एंड उनको समझ में ही नहीं आता कि इसका कारण क्या है। सो दैट इज़ व्हेन दे फील लाइक पीपिंग इनटू देयर पास्ट लाइफ्स। वो सेंस ऑफ रियलाइजेशन के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने आते हैं, और जब उनको उसका एक रूट कॉज समझ में आता है कि ओके, पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ घटना हुई थी जिसकी वजह से आज भी उनकी सोल उस मेमोरी को कैरी करे हुए है, सो वो धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस से रिलीज हो जाता है, एंड वो ट्रस्ट इश्यूज हो या एंग्जाइटी हो, इस तरीके के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, जो जैसे कि आपस में कनेक्शन भी होता है लोगों का, तो ऐसे कहते हैं ना कि फैमिली में भी अगर आप किसी की पत्नी बनकर आए हो या आप किसी की बेटी हो, बेटे हो या आप बहू हो, तो ये हमारे पास्ट लाइफ के ही कार्मिक होते हैं और उसकी वजह से ही आपको वो नेक्स्ट बर्थ मिलता है। इसी तरह से हमारे घरों में पेट्स भी होते हैं, राइट? तो ये कैसे कनेक्शन होता है, उसको कैसे समझा जा सकता है? देखिए, ये टॉपिक मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे ओके। पास भी एक छोटा सा पेट है, ओह! और मैं हमेशा जब भी उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये इस लाइफ का कनेक्शन तो नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी सम कनेक्शन विद पास्ट लाइफ। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स ने कुछ सेशन में वो सेम एनर्जी पास्ट लाइफ में भी फील की है, जो एनर्जी वो अपने पेट्स के साथ फील करते हैं, वो कहीं ना अच्छा। कहीं वो कनेक्शन फील करते हैं। ये तो हो गया एक एक्सपीरियंशियल डिस्कशन। लेकिन हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में एनिमल्स को बहुत सेक्रेड प्लेस दिया गया है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट सभी देवी देवता के जो वाहन है वो कहीं ना कहीं एनिमल ही है। लॉर्ड शिवा का एक जो स्वरूप है पशुपतिनाथ जिन्हें बोलते हैं। इनफैक्ट महाभारत में भी ऐसा एक उल्लेख है जहाँ पर युधिष्ठिर अपने जो संग चल रहे थे, उनके एक डॉग चल रहे थे, उसके बिना स्वर्ग भी नहीं जाते। तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में एग्जाम्पल है जो ह्यूमन और एनिमल के एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का उल्लेख करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, जो डिपार्टेड सोल्स होती हैं, वो थोड़ा और टाइम हमारे साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो जब ह्यूमन फॉर्म अवेलेबल नहीं होती है तो वो पेट्स की फॉर्म में हमारे लाइफ में आते हैं। अच्छा। और स्पेशली वो हमारी लाइफ में तब आते हैं जब हम किसी चैलेंजिंग फेज से निकल रहे होते हैं। वो प्यार देने, हमें वो सपोर्ट देने, वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर लाने। क्योंकि एनिमल में जो कंपैशन है वो ह्यूमन से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। दे आर सो लॉयल, सो सेल्फलेस। आजकल आप देखेंगे कि बहुत लोग पेट पेरेंट बनना चाहते हैं ह्यूमन पेरेंट की बजाय। बिल्कुल। तो इसका रीज़न यही है कि रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशन हम ढूंढ रहे थे, कहीं ना कहीं आपको पता ही है व्हाट इज़ हैपनिंग दीज डेज। तो वो कंपेनियनशिप, वो एक कनेक्शन, वो प्यार उन्हें अगर पेट में मिल जाता है तो दे आर मोर देन हैप्पी। एंड जितने भी लोग एनिमल कॉज से जुड़े हुए हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि नर सेवा नारायण सेवा, या जीव सेवा नारायण सेवा है। तो ये एक पुण्य कमाने का भी एक बहुत बड़ा एक रीज़न बन सकता है। और मैं तो कहूँगी कि अगर आप मंदिर भी नहीं जाते, पूजा पाठ भी नहीं करते, लेकिन अपने आसपास, अपने गली मोहल्ले में किसी गाय को चारा डालते हो, उनको किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हो, जानवरों की सेवा करते हो, तो आपको वही पुण्य मिलता है जो आप भगवान की पूजा करते हो, उसमें मिलता है।
आई थिंक ऑल द एनिमल लवर्स, एनिमल जो कॉज से जुड़े हुए हैं, दे ऑल डिजर्व अ ह्यूज रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो इस वक्त सुन रहे होंगे एनिमल्स लवर्स, वो तो बहुत ही खुश हो रहे होंगे कि ऑब्वियस मैंने देखा है कि इतना इतना प्यार, कितने सारे लोग हैं जो पेट्स को साथ लेकर चलते हैं हर जगह, और एक अलग कनेक्शन उनके साथ में फील होता है, और बहुत तकलीफ होती है जब वो जाते हैं। तो बहुत वाकई ज़्यादा। सोल कनेक्शन तो होता ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो उससे आपका कोई सोल कनेक्शन ना हो। और बिल्कुल। इस कनेक्शन को भी क्या पीएलआर के ज़रिए समझा जा सकता है? ये पता किया जा सकता है क्या कि इस व्यक्ति से मेरा क्या कनेक्शन रहा है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब पास्ट लाइफ देखनी शुरू करता है क्लाइंट, तो सबसे पहले उनको एक एनर्जी के फॉर्म में किसी के आसपास होने का आभास होता है। तो अच्छा। उनको ये गाइडेड मेडिटेशन में ही इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस एनर्जी के आप पास जाइए, इनकी आँखों में देखिए और इस हाँ। एनर्जी को पहचानने की कोशिश कीजिए। तो क्लाइंट ही खुद बताता है कि ये एनर्जी मैंने पहले कहीं देखी है, ये मेरा इस लाइफ में ब्रदर है, या मेरा इस लाइफ में ये सेम एनर्जी मेरी मदर इन लॉ है, या मेरे हस्बैंड है, या मेरा पेट है। इस तरीके से रिवलेशन क्लाइंट करते हैं। उसमें बिल्कुल। वो मालूम पड़ता है। बिल्कुल। वाक़ई हम कई जैसे पुरानी फ़िल्मों में भी देखते हैं जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं, और पिछले जन्म में प्रेमी प्रेमिका थे। हेमा मालिनी की एक फ़िल्म रही है, वो भी पास्ट लाइफ पर ही है। तो ये सारी चीज़ें अब आज के टाइम में उसको हम साइंटिफिकली तरीके से समझ भी रहे हैं कि कैसे सोल को समझा जा सकता है। हालाँकि कई बार कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि ऐसे कैसे आप अपनी पास्ट लाइफ को जान सकते हो? कैसे कोई पास्ट लाइफ के मतलब हम पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे? ये तो सारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है ना फिर तो। वो तो कुछ भी इंट्यूशन कर सकता है, वो कुछ भी कहानी बना सकता है। देखिए, एज आई सेड, इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दूंगी। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है। फिर भी जो ओरिजिनेटर थे पीएलआर के हैं, बल्कि डॉक्टर ब्रायन वाइज, ही इज़ अ क्रिश्चियन, एंड उनकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि उन्होंने हिप्नोथेरेपी की थी अपने क्लाइंट पर, जिनका नाम था कैथरीन। तो पर्पस था उनको पास्ट मेमोरीज को एक्सेस कराना, और वो एक्सेस करते करते इतना कुछ देख गए कि उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में उनकी 60 लाइव्स डॉक्यूमेंट कर दी, पुरानी 60 लाइव्स तक डॉक्यूमेंट कर दी। तो लोगों को इस चीज़ पे बिलीव होने लगा, खुद एक्सपीरियंस करने लगे। सो इट्स ऑल एक्सपीरियंशियल, सब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हवा में बातें हैं, सब चीज़ों का एविडेंस है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। ओके, तो इस चीज़ को समझा जा सकता है, और यदि कोई इसको एक्सपीरियंस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बाकी सब बातें हालांकि मानने की है, जैसे कि इंट्यूशंस भी हैं तो आपके ऊपर मानने की बात है। एनर्जीज़ की जैसा कि हमने बात की, वो तो हम शायद अगर कभी कोशिश करें। लेकिन एक सवाल हम अभी ज़रूर पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने एनर्जी की भी आप एक्सपर्ट्स हैं, वास्तु एनर्जी के आप एक्सपर्ट हैं। उस पर अगर हमारी ऑडियंस चाहेगी तो हम एक अलग से पूरा एक पॉडकास्ट उस पर तैयार करेंगे और जानना चाहेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा बताइए कि ऐसे कैसे होता है कि एक ही घर में अगर 5 कमरे हैं तो पाँचों कमरों की एनर्जी अलग-अलग होगी? देखिए, जैसे एनर्जी की आपने बात की, तो हर स्पेस, हर दीवार, हर एक ईंट अपने अंदर एक मेमोरी स्टोर करके रखती है, एनर्जी स्टोर करके रखती है। तो भले ही आप वास्तु टेक्निकली अपने हिसाब से बहुत अच्छे से कर लें, लेकिन उस जगह की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। एज आई सेड, एवरीथिंग एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो हो सकता है आपसे पहले रहने वाले लोग, या जो लोग वहाँ रहते थे पहले, या जो ज़मीन की हिस्ट्री थी, वहाँ की एनर्जी या इमोशंस इतने पॉजिटिव ना रही हों, तो डिफरेंस आता है इसी वजह से। अच्छा जी, मतलब एनर्जी काफ़ी लंबे वक्त तक बनी रहती है अगर कोई वहाँ रह अगर चुका है, उस उससे पे कोई पहले रह काम चुका ना है। करे, उसको रिलीज ना करे, तो वो बिल्कुल वहाँ मेंटेन रहती है। लेकिन अगर जैसे वास्तु के जो उपाय रहते हैं, क्या उन उपाय से उस एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है? कुछ हद तक किया जा सकता है, मैं मना नहीं करूँगी इस चीज़ के लिए, लेकिन एनर्जी की बात है तो एनर्जी वर्क होना बहुत ज़रूरी है। वास्तु बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एनर्जी, क्योंकि आपने बात की, तो वो एनर्जेटिकली ट्रीटमेंट उसका होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सिंपल टिप्स बताऊंगी कि घर में जैसे आजकल बहुत चलन है कि लोग नमक का पोछा लगाते हैं। Right. वो
सॉल्ट इज कंसिडर्ड एज अ डिसइंटीग्रेंट ऑफ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। और इसके साथ साथ आप घर में धूप देते हैं, इवन सिंगिंग बॉल कोई भी ले सकता है, बहुत हल्का होता है, आप उसको 3 बार दिन में रिंग करेंगे तो वो भी आपके जो स्पेस की एनर्जी उसको एनहांस करता है। ब्रह्म स्थान पर आप 3 बार उसको प्ले करिए। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे, देखिए जो रूट कॉज है उसको तो उसकी स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही चाहिए। आप स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, आप किचन की डायरेक्शन, आप बाथरूम की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर प्रॉब्लम एनर्जी में है तो उसको ट्रीटमेंट भी हमें एनर्जेटिकली ही करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम एनर्जी की थोड़ी सी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आप उस डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम ज़रूर रश्मि जी को फिर से बुलाएंगे और एक और नया पॉडकास्ट करेंगे। फ़िलहाल आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि हमने PLR को भी समझा और सबसे पहले इंट्यूशन को समझा। तो इन द लास्ट आप क्या कहना चाहोगे सबसे पहले इंट्यूशंस को लेकर, कि कैसे कोई क्या करे और अपने आप को समझने की कोशिश करे? एंड में मैं यही बोलूँगी कि हर चीज़ के लिए बाहर वैलिडेशन लेना ज़रूरी नहीं है। हम हर चीज़ के लिए रिव्यू ढूंढते हैं, जबकि भगवान ने हमें इतना अच्छा रिव्यू सिस्टम दिया है। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। अगर आपको, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, कोई डिसीजन लेना हो, अगर आपकी अंतरात्मा आपको कुछ बोल रही है तो सबसे पहले उसे सुनेंगे और फिर बाहर वालों की बात। तो थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए और ये सारी जानकारी हमारे ऑडियंस को पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज जैसा कि मैम ने बताया कि जो रिव्यू आपको आपके अंदर से मिल रहा है, सबसे पहले आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एनर्जी से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, आप जानना चाहते हैं आपकी पास्ट लाइफ में क्या है, तो ये सब कुछ बहुत सेफ होता है। और अगर आप इसमें बिलीव करते हैं तो आप अपनी पास्ट लाइफ को देख भी सकते हैं, समझ सकते हैं। कभी कभी वो डर, वो एंजाइटी क्यों हमारे अंदर बार बार लौट कर आती है, उसको समझने के लिए भी आप PLR की हेल्प ले सकते हैं, मैम की हेल्प ले सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी लाइफ में इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे आप कमेंट करके शेयर कीजिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ दिए गए हैं, आप वहाँ पर डायरेक्ट भी मैसेज करके बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या आप और नया पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं? क्या आप मैम के साथ एक वास्तु एनर्जी पर नया पॉडकास्ट चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। फिलहाल अभी वक्त जाने का है, एक और नए पॉडकास्ट में जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।